हाँ बेटा, आज 12 मई फ्राइडे लेक्चर नंबर 97 तुम लोगों का रिकॉर्ड हो रहा है। ये बेसिकली थर्ड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद 2 लेक्चर और होंगे और इंशाल्लाह तुम्हारा पूरा कोर्स हैंड। ठीक है, तो ये लेक्चर तुम लोगों को अभी तो भाई कल वो रिहा तो कर दिया उनको, लेकिन बहरहाल अभी तक इम्पैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि नेट सर्विस अभी तक बहाल नहीं हुई है। ठीक है, तो मैं देखूँगा कि इंशाल्लाह जैसे ही अगर आज की डेट में हो जाती है नेट सर्विस ऑन तो फिर आज ही इसको अपलोड कर देंगे, नहीं तो फिर ये है कि कल सैटरडे, कल मुझे जाना है एक जगह क्या फार्म हाउस जाना है फैमिली को लेके, तो फिर मैं संडे को आऊँगा। ठीक है, तो ये है कि लेकिन बहरहाल तुम लोग को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं हो। आज के लेक्चर में तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मैंने आसानियाँ की हुई हैं, अब बस सुनते समझते जाना। सारी चीज़ें बहुत आसान सी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, उनको हम वाइंड अप कर लें जल्दी से। याद है एक क्वेश्चन था तुम्हारे पास क्यूरी का, जो कि रिव्यू चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, ये बच्चों का सॉल्व नहीं हो रहा था, बहुत आसान सी चीज़ थी। तुम्हें इस किस्म की एक बाइनोमियल दी हुई है। अब जब बेटा ये बाइनोमियल दी हुई है, इसको ऊपर ले आओ, पावर -2 करो और बाइनोमियल ओपन कर दो। ठीक है, हिंट क्या दे रहा था सवाल में कह रहा था कोएफिशिएंट ऑफ y² 96 होगा, ये बताया हुआ है आपको। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सिंपल एक्सपेंशन करी और उसे ओपन कर दिया। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चाहो तो चौथी टर्म लिख दो। मैंने डॉट लगा दिए क्योंकि बहुत सारी टर्म्स आती रहेंगी। हमें काम कहाँ तक है, हमें y² वाली टर्म तक का काम था बस, तो हमने y² वाली टर्म तक दिखाई वैल्यू। सिंप्लीफाई करो ज़रा, 1 पावर कुछ भी हो जाए 1 रहेगी, -2 इंटू जो पावर बच रही थी वो पावर इंटू my। ठीक है, प्लस यहाँ से माइनस ख़त्म हुआ, प्लस होगा और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और 3 बचेगा। 3 टाइम्स ऑफ m² y², यही बचा रहा। ठीक है, अब देखना ज़रा, प्लस डॉट। जब y² वाली टर्म का कोएफिशिएंट हमारे पास कितना आ रहा है, जो मैंने बॉक्स के अंदर लिख दिया 3m², और एक्चुअली कितना होना चाहिए था 96, मतलब इन्हें इक्वेट करना था बस। ठीक है, बट इट इज़ गिवन डेट 3m² किसके बराबर हो जाएगा 96 के। यहाँ से m² की वैल्यू निकाल लो, 32 में आएगी और उसका रेडिकल ले लो तो प्लस माइनस में वैल्यू आएगी और ये आंसर देना था। ठीक है, वो बहुत आसान सी चीज़ें थी। अच्छा, अब ये चीज़ मैंने डिस्कस कर ली ना आज। अब इसके बाद और क्या क्या उधार रह गए तुम लोगों के, पहले वो चुकाता चलूँ और फिर बात करेंगे। क्योंकि देखो अब जो मैंने ये क्यूरी वाला सवाल का जवाब दिया है, इसके बाद अब तुम्हारे 9 चैप्टरों में कुछ भी बाकी नहीं बचा। ठीक है, और याद है कल वाले प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो तुम लोग को मिल चुका है 96, उसके अंदर मैंने चैप्टर 1 के MCQs के सारे सही आंसर डिस्कस किए थे। ठीक है, इसी तरह आज मैं पूरी बुक के चैप्टर 2 से ऑनवर्ड सारे MCQ के आंसर टैली करवा देता हूँ तुम्हें, ताकि तुम लोग की ये मसाइल भी हल हो जाएँ। तो ये पेज नंबर 25 के करीब। अब अपने आंसर बस मैच करते चले जाना मेरे साथ। ठीक है, तो और जिन्हें MCQ आंसर मैच नहीं करने तो वो क्लास को यहाँ से स्किप करें और थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करें, तो जो अगला टॉपिक आज मैं करवा रहा हूँ वो समझ लेंगे वो। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि भाई एक बार अपने आंसर टैली कर लें सब लोग, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैंने पूरी बुक के ही MCQ सॉल्व कर डाले। ठीक है, तो भाई आंसर देख लेना। रिव्यू एक्सरसाइज 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर A, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर B कॉलम मैट्रिक्स, और 3 का सही आंसर B स्केलर, 4 का आंसर D ऑल, 5 B, और 6 है B 8, 7 है D ऑल, 8 है B -7 B -7, और 9 है B, और 10 है A, और फिर 11 में है B लोअर ट्रायंगुलर, और 12 में है स्क्वायर मैट्रिक्स C, 13 B, 14 C, और 15 का है D, और आगे कुछ है इसमें। हाँ, 16 MCQ का आंसर है A -3, 17 का आंसर जो सही आंसर है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता है B, 18 का सही आंसर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स B, 19 का आंसर A² = AC, और 20 का आंसर है B = -1। ठीक है, तो बेटा ये आंसर अपने पास भी टैली कर लेना। कहीं गड़बड़ी में अगर तुमने कोई गलत आंसर लिखा हुआ है किसी दोस्त से, किसी और बंदे से पूछ पाछ के, तो बेटा उसे अभी सही कर लो। पेपर में ये MCQ अगर तुम गलत करके आ गए तो बड़े मसले में आ जाओगे। और MCQ का इस वक्त जो चांस है ना, भरपूर चांस क्या है
रिव्यू वाली पूरी एक्सरसाइज में से कोई सा भी एमसीक्यू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिव्यू में एमसीक्यू देने का मकसद यही था। और तुम लोग का ये पहला बैच है जिसमें बुक चेंज हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये काम होने के। अब हम चलते हैं चैप्टर 3, अगला चैप्टर। अभी पहले सबसे तो मैं पूरी बुक के जो एमसीक्यूज़ हैं ना वो तो मैं टैली करवा दूँ, उसके बाद फिर आज की क्लास को भी ले आऊँगा। बहुत आसान सा लेक्चर है आज का, तो परेशान नहीं हुए। और एक बच्चा जो है, एक बच्चा नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर लेक्चर कब आएगा, हम जीटी की तैयारी कब करेंगे। बेटा देखो, एक डेडलाइन तो मैं बता दूं, अगर संडे को शाम में भी आता है ना तुम्हारे पास लेक्चर, तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास पूरा मंडे का दिन है, और संडे वाला जो लेक्चर है कोशिश तो करूँगा कि ये मैं आज ही दे दूँ, लेकिन अगर आज नहीं आ सका किसी वजह से तो और संडे को आया तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। तुम जब ये लेक्चर सुनने लगोगे, बस ये 1 घंटा 10 मिनट सुन लेना, सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी जीटी की, ठीक है। और जीटी बड़े मज़े से हो जाएगा तुमसे। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए मैंने सोल्यूशन निकाल के रखा हुआ है भाई, तो परेशान नहीं हो बेटा। हाँ, चैप्टर 3 रिव्यू, एमसीक्यू आंसर टैली कर लो। 1 का ए है, और फिर भाई साहब 2 का है सी एरिया, और 3 का आंसर भी मैं तुम्हें दिखाऊं। ये लो बेटा, 3C 4D 5D 6B0 7 का D और 8 का B परपेंडिकुलर, 9 का है D √11, 10 का है B 2 √14, 11 का B, 12 का C, 13 का D। बेटा इसमें देख लेना 13 का आंसर D है, पहले मैंने गलत टिक लगा दिया था, लेकिन जब चेक किया तो आंसर यही बन रहा है, ठीक है। 1 0 और -2 का मतलब I J और K, J गायब है इसमें से, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बन रहा है। अच्छा, नंबर 14 के अंदर है आंसर C, 15 का आंसर है D, और 16 का आंसर है C बाय 4, ठीक है। और कुछ MCQ है इसमें। हाँ, 17 का आंसर है B, 18 का C, 19 का आंसर D 20, और 20 का आंसर क्या है B2, ठीक है। ये आंसर मैंने यहाँ वाले टैली करवा दिए। अब जल्दी से आ जाओ चैप्टर 4 के रिव्यू पे, ठीक है, ताकि ये आंसर भी तुम लोग के पास सही लिखवा दूँ ना मैं। बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं कि सर एमसीक्यू के तो नंबर मिल जाएं, तो भाई एमसीक्यू पे भी हम 1 नंबर भी क्यों लूज़ करें अपना, तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत तो हुई, लेकिन मैंने सारे एमसीक्यू कर डाले फिर सॉल्व, ठीक है, ताकि तुम लोग को मैं इकट्ठे आंसर लिखवा दूँ कि भाई सही आंसर क्या है। आज सीक्वेंस अब देखो, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 का जो आंसर है, सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ, डोमेन कहाँ लाई करती है बेटा, नेचुरल नंबर में, ठीक है। 1 का C है, 2 का C, 3D 4A 5A 6A 7C 8C 9A 10D, 11 का A, और फिर 12 का A, और 13 का D, ठीक है। सिमिलरली 14A 15C 16B 17A 18B, ठीक है, 18 का है BGP, ठीक है। अच्छा भाई, अब चलो जल्दी से आ जाओ चैप्टर 5 के रिव्यू पे। चैप्टर 5 के रिव्यू पे ये देखो लिखा हुआ है, मैंने परफेक्ट आंसर आ रहा है जो बुक का आ रहा था, ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ पहले, ठीक है। हाँ, 5 का रिव्यू यहाँ है। तो 1 का आंसर है D, 2 का आंसर है B 3n-5, और 3 का आंसर बता दूँ तो मैं B 1275, 4 का आंसर B, 5 का आंसर A, 6A 7B 8C 9B 10D, बस, ठीक है। 10 MCQ ये हो गए। अब चलो जल्दी आओ चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 का रिव्यू। हाँ, ये वाली एग्जाम्पल है बेटा, आज समझाने वाला हूँ इसके बाद फ़ौरन, ठीक है। इन एग्जाम्पलों का ही नंबर है आज, तो बेटा छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, टेंशन नहीं लो तुम लोग, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और दावे से कह रहा हूँ कुछ भी नहीं छुड़वाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ें हैं। तो अब तो बिल्कुल कोर्स एंड हुआ हुआ तुम्हारा, अब क्यों टेंशन ले रहे हो। अब तो सिर्फ वो लोग फिक्र करें जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और 22 मई के हिसाब से तैयारी रखो बेटा अपनी, ठीक है। हाँ, आसरे में नहीं बैठो। रिव्यू ऑफ चैप्टर 6 एक्सरसाइज नंबर 6। क्वेश्चन 1 का आंसर B, 2 का A, 3 का A, 4 का B, 5B, 6A, 7A, 8A, 9C,
10 का है डी और 11 का है बी, 12A 13B। ठीक है, इनको लिख लेना अपने पास और फिर इन्हें सॉल्व कर लेना सबको। ठीक है, यही आंसर आएंगे। अगर नहीं आ रहे हो तो पूछना मेरे से, मैं बताऊंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर ऑन है। नंबर 14 का आंसर ए, 15 का आंसर बी, 16 का आंसर सी, 17C, 18C, 19A। ठीक है, अच्छा 19 MCQs ही थे इसमें। ठीक है, इसके बाद तो फिर वो एवेल्यूएट वाले सवाल आ जाते हैं। अब आ जाओ किधर, चैप्टर 7 के रिव्यू पे। ठीक है, 7 का रिव्यू ये लो भाई, तुम लोग के सामने आंसर मैं रख दूँ। 1B, 2B, 3B, 4B, 5A, 6B, 7B, 8B, 9B और 10C, फिर 11A, 12B और कुछ है इसमें। 12B के बाद 13 का है B इवन नंबर इवन और 14 का है C 256। ठीक है, ये MCQ मैंने लिखवा दिए तुम्हें। अब जल्दी से चलो चैप्टर 8। अब देखो लीनियर प्रोग्रामिंग में ना मैंने एक MCQ को रखा हुआ है तुम्हारी किताब का। ठीक है, तो MCQ के आंसर तो मैं इसीलिए सारे टैली करवा रहा हूँ कि भाई MCQs की तो भरपूर तुम रिव्यू में से प्रैक्टिस रखो, क्योंकि पूरे GT के MCQ ज़्यादातर रिव्यू में से ही बने हुए हैं। ठीक है, वैसे तो कोर्स में से हैं तुम्हारे, लेकिन ख़ास तौर पे वेक्टर और प्रोग्रामिंग के तो एज इट इज़ मैंने रिव्यू से उठा के लिखे हैं। ठीक है, तो आसान सा टेस्ट है, कोई मुश्किलात नहीं है इसमें। रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज 8। 1A, 2B, 3A, 4B, 5A, 6B, 7D, 8C, 9B और 10 का है C, फिर 11A, 12B, 13D, 14C। ठीक है, आगे भी कुछ है नहीं, यहीं तक है। अब चलो चैप्टर 9 पर आ जाओ। चैप्टर 9 पे आ जाओ जल्दी से। हाँ भाई, चैप्टर 9 के अंदर 9 के रिव्यू में 1B, 2C, इसके बाद 3C, 4C, 5B, 6D, 7B, 8A, 9D और 10D, फिर 11D इक्वल टू 12 का आंसर है लीनियर इनइक्वलिटी बी। ठीक है, 12 का आंसर है लीनियर इनइक्वलिटी, इसको मैंने रीचेक कर दिया है। यस, 13 का आंसर है सी कॉर्नर पॉइंट, 14 का आंसर है डी फिजिबल और कुछ है MCQ। 15 और 16 के हैं भाई सी और ए, 15C, 16 है। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब चलो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी 10, 11, 12। ठीक है, तो हाँ भाई, बुक का ये हाल हो जाता है साल के आखिर पे। और इस साल मैंने क्यों ज़्यादा सख्ती नहीं करी तुम लोगों पे किताब बाइंड कराने पे, क्योंकि अभी तक मेरी किताब भी बाइंड नहीं हुई। ठीक है, लेकिन अगले साल जो ग्रुप आने वाला है उनके लिए पहले ही बता दूं कि भाई बुक इंशाल्लाह ये अभी छुट्टियों में फौरी तौर पे बाइंड हो जाएगी और फिर इस हिसाब से भी सख्ती होने लग जाएगी। ठीक है, अच्छा वो लोग जो जिनके भाई बहन एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो भाई परेशान नहीं हो आप लोग भी। सर का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है सर सफदर का, सही है, सर सफदर अली ख़ान का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, हर साल उसी पे ही मेरा ब्रोशर अपलोड होता है। इंशाल्लाह 22 मई को इस साल भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो 22 मई को अपडेट मिल जाएगी आप सबको फेसबुक पे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन। और क्लासेस का आगाज़ इंशाल्लाह 12 जून से हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ईयर की क्लासेस का आगाज़। सेकेंड ईयर के एडमिशन होंगे जुलाई में। ठीक है, सेकेंड ईयर की क्लासेस जुलाई में स्टार्ट हैं, फर्स्ट ईयर की क्लासेस जून में स्टार्ट हैं। तो 12 जून से पहली क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास। और तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रोशर पे अपडेट आपको मिल जाएगी 22 मई को। 22 मई को ही क्यों? क्योंकि आपके इंटर बोर्ड का जो ऑफिशियल लास्ट डे है ना, जो पेपर का डे है, मैंने वही डे सेलेक्ट किया हुआ है। सर भी यही करते थे कि भाई जिस दिन फर्स्ट ईयर के करंट बैच के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए उस दिन अनाउंसमेंट दे दो कि भाई फला दिन हमारी डेडलाइन है। ठीक है, तो 20 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा 22 मई के बाद से।
तो ये आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर बता दूंगा कि भाई आपने फॉर्म वगैरह कब सबमिट करवाना है। ठीक है, रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज 10 बात कर लेते हैं। 1 का ए, 2 का सी, 3 का ए, 4 का डी, 5 का ए, 6 बी। अच्छा पहले 5 को डिस्कस कर लूँ भाई। -10 थीटा नहीं होता, ये होता है प्लस का 10 थीटा होता है फॉर्मूला। ठीक है, रीचेक कर लेना। 6 का है बी कॉस थीटा, 7 बी 0, 8 का बी, 9 ए 10 डी, 11 बी और 12 का सी, 13 का डी। आगे चल लेते हैं। 14 है, 15 है, 16 सी, 17 ए। ठीक है। अच्छा एक सवाल मैंने इजाफी लिखवाया था तो मैं फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल π/3, π/6, π/2। बेटा उनकी लाजमी तैयारी कर लेना, एग्जाम में तुम्हें नज़र आ सकती है। ठीक है, इसी वजह से लिखवाई है मैंने। अब रह गया खाली 2 चैप्टर 11 और 12 के MCQ आंसर। अभी तुम्हें लिखवा देता हूँ बेटा। ठीक है, ये लो चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 में 1 का है बी, 2 का डी, 3 बी, 4 सी, 5 सी, 6 डी, 7 बी और 8 डी। ठीक है, इसी तरीके से 9 सी, 10 डी, 11 का डी, 12 सी। 11 में देख लेना बेटा, एन रेडियस मांगा, डेल्टा अपॉन एस होता है। ठीक है। अच्छा और क्या था, 12 का सी है, 13 का हीरोस फार्मूला सी होता है बेटा, सी पे जो लिखा हुआ है यही वाला होता है। और फिर सर्कम सर्कल 14 का ए, 15 का ए, 16 का ए, 17 का सी, 4r इंटू डेल्टा, 18 का इन सेंटर ए, 19 का ए, 20 का ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा डी। ठीक है, अब आ जाते हैं जल्दी से आखिरी चैप्टर नंबर 12 के MCQs भी मैं तुम्हें करवा दूँ ताकि तुम लोगों का एक ये बड़ा काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आखिरी 3 लेक्चर हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जिनमें से एक लेक्चर तो आज मिल रहा है, इसके बाद से 2 रह जाएंगे और अगले दोनों लेक्चर छोटे छोटे लेक्चर हैं, ज़्यादा बड़े लेक्चर हैं भी नहीं। और आज वाला लेक्चर भी इतना लंबा नहीं है। ठीक है, आसान सा लेक्चर है, अब बस सिर्फ चीज़ों को समझते जाओ, टैली करते जाओ। रिव्यू चैप्टर 12। ठीक है, 1 का आंसर ए, 2 का ए, 3 का बी, 4 ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए, 8 डी, 9 ए, 10 ए है और 11 बी, 12 ए, 13 डी। नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब चलो 14 बी, 15 ए, 16 सी, 17 सी, 18 ए, 19 सी और 20 का ए। और फिर 21 पे है C-1 और फिर 22 पे है क्या आ रहा था भाई 6 पाई और 23 पे आ रहा था π/7 C। ठीक है, 22 का आंसर D, 23 का आंसर C। अच्छा ये मैंने बराबर में क्यों सॉल्व किया हुआ है इसको भी समझ लेते हैं भाई। कहीं cos 5 पाई पूछा गया था तुमसे, ये रहा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ cos 5 पाई इज। अब तुम कैलकुलेटर से निकालोगे तो भाई 0.96 समथिंग आ रही होगी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो बच्चा जो है गलती से नन ऑफ दीज लिख कर आ जाएगा एग्जाम में। ये गलती नहीं करना, तरीके से समझ लो। 5 पाई का मतलब 5 पाई तक पहले ट्रैवल करो। आप एक्स एक्सिस से चले, जब आप पूरा एक चक्कर घूम के आ गए तो आपने कितनी ट्रैवलिंग करी, मैंने नीचे लिखा 2 पाई। ठीक है, फिर जब आप दूसरा चक्कर घूम के आए तो नीचे एक और लिख दिया 2 पाई। 2 चक्कर के बाद कितने पाई घूम गए आप, 4 पाई। ठीक है, लेकिन जाना कहाँ तक है, 5 पाई तक। 5वां पाई यहाँ से यहाँ तक 180 पे आके रुक जाएगा बस। अब चेक करो, ये 180 जहाँ रुका, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, 1 2 3 4 यही होते हैं 4 क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अब सोचो कॉस क्या होता है, कॉस का आंसर नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये था इसका आंसर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी याद किया मैंने दे दिया cos 5 पाई के लिए। अच्छा भाई ये MCQs हो गए। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं, एक नज़र मैं तुम्हें ये आंसर वाले पेजेस दिखाना चाहूँगा। हाँ भाई ये भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ भी कुछ जगहों पे करेक्शन आई थी, तो अगर किसी ने मिस करी है तो वो करेक्शन देख ले। ठीक है, चैप्टर 1 में 2 में 1.1 1.2 में तो कुछ भी नहीं थी, रिव्यू में करानी थी बेसिकली। हाँ चैप्टर 1 का रिव्यू मैं बता चुका हूँ, यहाँ बी प्रिंट हुआ हुआ, डी कर लेना इसको, नन ऑफ दीस है। ठीक है, 2 के रिव्यू में चलो
2.6 के बाद रिव्यू ये रहा, स्क्वायर मैट्रिक्स सी है, ठीक है। और कोई करेक्शन थी कहीं पे? 3 के रिव्यू में करेक्शन नहीं है, 4 के रिव्यू में कहीं करेक्शन अभी देख लेते हैं। 13 टर्म्स, अच्छा ये तो क्वेश्चन के अंदर है, रिव्यू में नहीं है, ठीक है। अच्छा 5 के रिव्यू में कहीं करेक्शन नहीं है, 6 में भी नहीं, ठीक है। और आगे भी देख लेते हैं, 7 के रिव्यू में भी नहीं, कोई इशू नहीं आ रहा। 8 के रिव्यू में नहीं, सब ठीक है। 9 का रिव्यू कहाँ गया? 9 का रिव्यू ओके है, लिखवा चुका हूँ तुम्हें सब। 10 का रिव्यू ओके है ये भी। 11 का रिव्यू, अच्छा ये जो करेक्शंस थी ये सब क्लास के अंदर बता चुका हूँ मैं। 11 के रिव्यू में सिर्फ यहाँ डी कर देना भाई, डी डेल्टा अपॉन एस, ये इसका आंसर था। और फिर 12 के रिव्यू में है कुछ? नहीं, कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है। सारे आंसर्स मैंने टैली करवा दिए हैं तुम्हारी किताब के। चलो भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा 2-2.5 मिनट के लिए ज़रा ब्रेक ले रहा हूँ। और अब मैं तुम्हें जो एक उधार रह गई है, कौन सी एक्सरसाइज 6.4 की एग्जाम्पल है, पेज नंबर 203, वहाँ से कुछ चीज़ें समझाऊंगा और फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। भैया वेक्टर की 3.6 पूरी करके आज की क्लास भी एंड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ से अब मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करनी है तुम्हें वेन डायग्राम से। और हाँ, जिन लोगों ने अब तक तैयारी शुरू कर दी है उन लोग को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑनवर्ड मैं जितनी बातें करने जा रहा हूँ ये तुम्हें उसी वक्त समझ में आएंगी अगर तुम्हें तमाम फॉर्मूले अब तक के याद हैं प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। थैंक यू बेटा, अभी बस 2-2.5 मिनट दो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास को। हाँ बेटा, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज़ ये बता दूँ कि भाई कुछ अहम MCQs ये भी होते हैं कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ कितना होता है? इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है? 1। मिनिमम कितनी आ सकती है? 0। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और होती किसकी है? सैम्पल स्पेस की जो अपनी प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है और वो 1 होती है, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ भी 1 ही होती है। वेन डायग्राम के हवाले से मुझे कुछ बात करनी थी। वेन डायग्राम तुम लोग सेट वाले चैप्टर में मैट्रिक क्लास में करके आ चुके हो, वही काम है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देख लो, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दूँ। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल, अच्छा, ऑफ गेटिंग अ टेल ऑन द फर्स्ट पॉइंट एंड बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन द सेकेंड पॉइंट व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। देखो जब 2 कॉइन टॉस होते हैं सैम्पल स्पेस में कितने मेंबर आते हैं? 4 आते हैं। कौन कौन? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड, ये 4 मेंबर आते हैं। हाँ सर, ये चारों आते हैं। ये चारों मेंबर को मैंने बोला सेट एस, मतलब सैम्पल स्पेस, ठीक है। ये सवाल मैं 2 तरीक़ों से सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं वेन डायग्राम के हिसाब से इसको सीखते हैं, ठीक है, कि वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम इस सवाल को करें तो वो कैसे होगा। अब लेट ए बी द इवेंट, वो इवेंट है जिसमें पहले कॉइन के अंदर जो है टेल आ रहा है, एंड बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन द सेकेंड, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है, ए एंड बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दोनों मालूम करनी है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम ऐसी बनाओ कि सबसे पहले इंटरसेक्शन मालूम करके बताओ मुझे, और वेन डायग्राम के थ्रू कैसे करोगे? ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा? इन चारों में से क्या कोई कॉमन पार्ट आ रहा है जो ए और बी इवेंट में मैच हो रहा? इवेंट ए के अंदर पहले टेल, ठीक है। इवेंट बी के अंदर पहले टेल फिर बाद में टेल, इन दोनों के कॉमन मेंबरों में टेल आ रहा है सर। एक ही मेंबर आएगा कॉमन मेंबर। ए इंटरसेक्शन बी का सिर्फ एक आंसर था जो कि टेल था। और जब यूनियन करने जाओगे तो यूनियन में 1 2 3 4 ये सारे मिल जाते हैं, ठीक है। अब चेक करना ज़रा, 1 2 3, चौथा क्यों नहीं मिला भाई? सर जो प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है वो टेल के हिसाब से दी हुई है, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन द फर्स्ट पॉइंट एंड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन सेकेंड, ठीक है। यहाँ हेड का जिक्र नहीं है, इस वजह से हमने यूनियन करते हुए हेड वाले को तो हमने रखा ही नहीं है। हमने उन दोनों को रखा है जिसमें एटलीस्ट एक एक टेल है, और जिसमें दोनों टेल है वो तो है, ठीक है। तो ये काम करना था
जो वेन डायग्राम सिर्फ बनानी थी, अभी सॉल्यूशन वगैरह नहीं देखो, ये वाला ये सॉल्यूशन नहीं देखो, सिर्फ वेन डायग्राम देखो। अगर वेन डायग्राम से पूछ रहा है तो आप सिर्फ डायग्राम बनाओगे, इन 3 को हाईलाइट करोगे, चौथे को एज इट इज छोड़ दोगे बाहर, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया यूनियन का और ये हो गया इंटरसेक्शन का जो कॉमन पार्ट है। अब इसी सवाल को ज़रा देख लेते हैं, अगर हमें सॉल्व करना पड़ जाए फिर कैसे करेंगे, ठीक है। इस बार वेन डायग्राम बनाओ या ना बनाओ, अगर बाय न्यूमेरिकल मेथड करना है, अगर तुम्हें बाय न्यूमेरिक मेथड, तो फिर उसका तरीका ये होता है, सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन सैम्पल स्पेस के सेट, चारों मेंबर लिख दिए। तब इवेंट ए बताया, इवेंट ए वो इवेंट है जिसमें पहले टेल आ रहा है, टेल टेल और टेल हेड, ये 2 इवेंट ऐसे हैं जिनमें पहले टेल आ रहा है। इवेंट बी में जिनमें बाद में टेल आ रहा है, टेल टेल और हेड टेल, ठीक है, दोनों इवेंट्स लिख दिए। देयरफॉर कॉमन मेंबर इन दोनों के निकाल के देखो ज़रा, ए इंटरसेक्शन बी, क्या कोई कॉमन तो नहीं है सर? यहाँ टेल हेड है या हेड टेल है, एक सॉरी सर यहाँ टेल टेल है, यहाँ भी टेल टेल है, दोनों में कॉमन मेंबर तो आ रहा है सर टेल टेल। जब टेल टेल कॉमन आ रहा था कितने मेंबर हो गए? 4 में से 1 मेंबर हो गया। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे इसकी? 1/4 करके निकाल लोगे। टोटल सैम्पल स्पेस के मेंबर 4 थे और जो हमारा रिजल्ट बन रहा है वो 1 बन रहा है, 1/4। 1/4 जैसे ही किया 0.25 आंसर, ठीक है। और चेक कर लो 0 से बड़ी है 1 से छोटी है प्रोबेबिलिटी, हाँ सर एकदम एक्यूरेट आई है। इसी तरीके से यूनियन की क्या होगी? यूनियन के लिए जो तुम्हारे सैम्पल स्पेस के 4 मेंबर थे उनमें से कौन कौन से मिल गए? टेल 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 वाले, हेड वाला नहीं। टेल वाले तो 3 थे सर, ठीक है, तो 3 कितने में थे? 4 में थे, 3/4 0.75 आएगी। ये भी तो बहुत आसान सा काम था। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 को समझ लेते हैं जल्दी से। आसान आसान से एग्जाम्पल हैं, पता नहीं क्यों सब बच्चे घबराए हुए थे, अब तुम्हें ये बातें समझ में आएंगी। एग्जाम्पल 2, इसमें सबसे बड़ी गलती तुम लोग क्या करते हो वो सुन लो। 40% स्टूडेंट्स एट अ लोकल कॉलेज बिलोंग्स टू क्लब एंड 50% वर्क पार्ट टाइम, ठीक है। 40% वो लोग हैं जो क्लब के हैं और 50% वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब बच्चा जो 2 सेट बनाता है ना, सेट ऑफ ए एंड सेट ऑफ बी, वो गलती ये कर देता है, यहाँ सेट ए बना देगा 40% का, सेट बी बना देगा 50% का। तो भाई ये ज़रा देख के बना लो, ठीक है। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर तुम सवाल को कर रहे हो तो देख के करना सवाल को। 40% वो हैं जो क्लब से बिलोंग कर रहे हैं, 50% वो हैं जो काम कर रहे हैं और 5% कौन है जो मिक्स हैं, जो क्लब के भी हैं और जो काम भी कर रहे हैं, ठीक है। अब उन 5% का भी ध्यान करते हुए चलना है। मतलब सेट सी, पहला सेट मैंने लिखा 35 + 5 करके 40%, ओके, अब बात समझ में आ रही है। और सेट टी, दूसरा सेट मैंने लिखा 45 + 5 50% करके, ठीक है। इन दोनों में पता लगा कॉमन मेंबर भी तो थे 5%, ठीक है। अब जो पार्ट्स ये पूछ रहा है आपसे तो वो निकाल देते हैं अभी। डेट अ स्टूडेंट बिलोंग टू क्लब एंड वर्क पार्ट टाइम, मतलब पहले तो इंटरसेक्शन पूछ लिया इसमें, ठीक है। सी इंटरसेक्शन टी का आंसर निकाल लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाल ली तुमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी निकाल ली तुमने, और फिर जो है इंटरसेक्शन जैसे ही निकालोगे इनका, इंटरसेक्शन कैसे आएगा? इंटरसेक्शन वैसे तो वेन डायग्राम से अगर निकालना है तो 5% तुम्हें नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब 5% अगर तुम इस तरीके से नहीं करना चाह रहे, तुम चाहो तो भाई न्यूमेरिक मेथड फॉलो कर लो। न्यूमेरिक मेथड तुम्हें बता रहा है इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों के बीच का मिक्स वाला पार्ट। 5% को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे 0.05 ही बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं बता चुका हूँ, 0 से लेके 1 होती है, या फिर परसेंटेज में बात करो तो 0% से 100% तक होती है, ठीक है। परसेंटेज में भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया इंटरसेक्शन। यूनियन वाले पार्ट में क्या करेंगे? यूनियन वाले पार्ट में हमें ये करना था, पार्ट नंबर 2 पढ़ लो, ये रहा, डेट अ स्टूडेंट बिलोंग टू क्लब और वर्क पार्ट टाइम, ठीक है। जब और आ गया ना लिखा हुआ, मतलब यहाँ यूनियन मांग रहा है। यूनियन के लिए ये पूरा और ये पूरा, ये दोनों जब ऐड होंगे तो बीच वाले एक ही बार ऐड होंगे, 2 बार ऐड नहीं होंगे, ठीक है। अब बच्चा यहाँ मिस्टेक क्या कर रहा होता है, ये वाला 40% लिख देता है पहले पे, दूसरे पे लिख देता है 50%, और दोनों को मिला के सोच रहा होता है कि 90 बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। ये एक्यूरेट डायग्राम बनी हुई है। 35 + 5 + 45, अच्छा तुमने 35 और 5 किए, ये हो गए 40, 40 और 40 80 85, 85%।
टोटल 85%। अब बच्चे का सवाल ये उठ रहा है सर फिर ये 85% यहाँ सेंटर में क्यों लिखा? भाई तुम्हारी मर्ज़ी, तुम यहाँ लिख दो, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम यहाँ लिख दो। हाईलाइट तीनों को करना है, ये 85% तीनों हाईलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है 85% को फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखेंगे? 0.85 लिखेंगे, ठीक है। ये काम करना था। इसी तरीके से ट्री डायग्राम को समझ लेते हैं जल्दी से, और अब तुम्हें ये बातें समझ में आने लगेंगी। ट्री डायग्राम में करना क्या? एग्जाम्पल नंबर 1, देयर आर 11 balls इन अ बास्केट इन विच 3 balls आर रेड। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात ये समझ लो, अगर 2 बारियाँ तुम्हें मिल रही हैं और दोनों बारी तुम्हें सेम सिस्टम के अंदर, एक ही सिस्टम के अंदर तुम्हें 2 बार काम करने का मौका मिल रहा है, तो वो दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। और अगर 2 सिस्टम अलग अलग हैं, पहली बार पहले सिस्टम पे काम किया, फिर दूसरी बार दूसरे सिस्टम पे काम किया, अगर 2 सिस्टम अलग अलग हों तो वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी, ठीक है। ये बात कहीं लिख लेना। अगर सेम सिस्टम चल रहे हो, विद इन सेम सिस्टम, तो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये पूरी दुनिया का रूल है प्रोबेबिलिटी का। और अगर 2 अलग अलग सिस्टमों की बात हो रही है तो वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी। अब भले वो 2 सिस्टम हो, भले वो 3 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, जितने भी सिस्टम, अगर विद इन अ सिस्टम 10 बारी मिल रही है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। अब ये चीज़ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ, आप समझ में आएगी बात। देयर आर 11 balls इन अ बास्केट इन विच 3 balls आर रेड एंड 8 balls आर ब्लू। रेड वाली को आर से रिप्रेजेंट किया, ब्लू को बी लिख दिया। ड्रॉ 2 balls, देखो 11 में से 2 उठानी है, 11 में से तुम्हें 2 उठानी है एट अ टाइम विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब पहली बॉल उठाई और जब दूसरी उठाने जाओगे तो पहली रखोगे तो दूसरी उठाओगे, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट कहते हैं कि पहली बॉल रखने के बाद आपने दूसरी बॉल उठाई, मतलब 11 में से 1 बॉल आपके हाथ में है तो 10 बॉलें बास्केट में होंगी अभी भी। ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू एंड रेड आउटकम्स एंड कैलकुलेट probability of red red, probability of red blue union blue red, probability of red on first draw intersection blue on second draw, probability of blue blue, ठीक है। कि दोनों बॉल्स तुमने दोनों बारियों में उठाई, दोनों ब्लू ब्लू आ गई, दोनों रेड रेड आ गई। इनको बताना है कैसे? ट्री डायग्राम बना के। अब ट्री डायग्राम से बड़े आसान तरीके से तुम्हारी किताब में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं भी उसी तरीके से तुम्हें समझाना चाहूँगा। ट्री डायग्राम शोइंग आउटकम्स। देखो भाई, ये फर्स्ट ड्रॉ और ये सेकंड ड्रॉ। पहली बार जब तुम उठाओगे तुम्हारे सामने कितनी बॉल हैं? 11 बॉल हैं। 11 में से 8 ब्लू हैं और 3 रेड हैं। तो तुम पहली बॉल जो उठाओगे वो या तो 8 ब्लू में से 1 होगी या 3 रेड में से 1 होगी, ऐसा ही है? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही। फर्ज करो तुमने पहले सबसे 8 ब्लू में से 1 उठा ली, अब जो तुम दूसरी उठाओगे वो इस वाले पोर्शन को तो तुमने काम वैसे ही ख़त्म कर दिया। जब तुमने 1 बॉल यहाँ से उठा ली, अब तुम दूसरी कहाँ से उठाओगे? इन्हीं में से उठाओगे, ठीक है। इसके जो मज़ीद बचेंगी ना आगे, उनमें से उठाओगे। सेकंड बॉल उठाने के लिए अब तुम्हारे पास कितने चांसेस बचे? 8 ब्लू 3 रेड। क्यों? जब तुम सेकंड उठाने जाओगे तो पहली रखोगे ना वापस। जब तुम पहली रखोगे तो वापस से 11 बॉलें हो गई, 8 और 3, ठीक है। अब एक बच्चा आया जिसने इस वाले में से पहली बॉल नहीं उठाई, बल्कि उसने यहाँ से उठा ली, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से समझना इस बात को। पहली बॉल उसने उठा ली 3 रेड में से, तो 3 रेड के बाद अब वो जो अगली बॉल उठाएगा पहली रेड वापस रखेगा, तो उसके बाद कितने चांसेस बचेंगे? 8 ब्लू और 3 रेड के चांसेस बचेंगे, ठीक है। ये बनाना था ट्री। ये ट्री जैसे ही बना, अब देखो कितनी आसानियाँ हो गई। 8 × 8 विद इन अ सेम बास्केट। दोनों बॉलें एक बास्केट के अंदर हैं, विद इन अ सेम सिस्टम है, वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। 8 8 ज़ा आउटकम लिख दो 64। ब्लू ब्लू के आउटकम आ गए 64। 8 3 ज़ा 24। पहली ब्लू दूसरी रेड हो, ऐसे आउटकम आ गए 24। पहली रेड हो दूसरी ब्लू हो, 3 8 ज़ा 24 आउटकम। सिमिलरली 3 रेड, मतलब पहली भी 3 रेड में से 1 हो, दूसरी भी 3 रेड में से 1 हो, दोनों रेड रेड हो, 3 3 ज़ा 9 आउटकम उसके आ गए जो पहली बॉल भी रेड होगी, दूसरी बॉल भी रेड होगी। ये हमने सिर्फ आउटकम लिख दिए ट्री डायग्राम बनाते ही, और यही काम तो हमने किया हुआ है, ठीक है। नाउ वी हैव टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सबसे पहले तो सबका टोटल कर लो, आ कितने रहे? 64 + 24 + 24 + 9। जैसे तुमने टोटल किया 121 टोटल सैम्पल स्पेस बन गई तुम्हारी। अब जब सैम्पल स्पेस बन गई 121,
अब उसमें से तुम एक 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 करके जो जो पार्ट तुमसे पूछे मैं वो कर लो सॉल्व। पार्ट नंबर 1 में बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे आउटकम इसने लिख कर भी दिए हैं कि पहली ब्लू और दूसरी भी ब्लू, फिर पहली ब्लू दूसरी रेड, फिर पहली ब्लू, फिर तीसरी बॉल आ गई रेड की, फिर इसी तरीके से दूसरी ब्लू, फिर 2 ब्लू के बाद ब्लू कितनी, ब्लू 8 हैं, 8 ब्लू तक ले लेके गया ये, और तीनों रेड जो है रेड 1 रेड 2 रेड 3, फिर रेड 1 रेड 2 रेड 3, इस तरह सारे जितने भी आउटकम बन रहे थे वो सब लिख कर दे दिए। मांगे नहीं है तो हम दिखाएंगे भी नहीं। ट्री डायग्राम कैसे समझानी थी, ट्री डायग्राम तुम्हें अब समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब ज़रा चल लेते हैं, इधर बात कर लेते हैं कि हमें पार्ट क्या क्या सॉल्व करना था। प्रोबेबिलिटी निकालो, दोनों रेड हों, दोनों रेड के आउटकम कितने लाए थे, 3 3 9, 9 अपॉन कितने में से, टोटल 121 में से निकाल लिया। अच्छा पार्ट नंबर डी देखना पहले, ब्लू ब्लू दोनों ब्लू ब्लू हो जाएं तो 8 8 जा 64 आउटकम लाए थे, 64 अपॉन 121। अब चलो पार्ट बी, पहली रेड दूसरी ब्लू यूनियन, पहली ब्लू दूसरी रेड, अगर ऐसे केसेस हो जाए, पहली रेड दूसरी ब्लू कौन सी थी, ये वाला 24 था, और पहली ब्लू दूसरी रेड ये वाला 24 यूनियन 24, यूनियन का मतलब दोनों को आपस में ऐड करना है, 24 24 ये हो गया 48 अपॉन टोटल कितने थे 121, सॉल्व हो गया। सिमिलरली पहली रेड ऑन फर्स्ट ड्रॉ इंटरसेक्शन ब्लू ऑन सेकंड ड्रॉ, ठीक है, पहली उठाओगे तो वो रेड होगी, दूसरी उठाओगे तो वो ब्लू होगी। पहली रेड और दूसरी ब्लू के कितने आउटकम लाए थे, 24 लाए थे, तुम डायरेक्टली 24 अपॉन 121 करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब बात समझ में आ गई। सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से ये एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आ जाएगी फेस कार्ड्स एंड नॉन फेस कार्ड के ऊपर, ठीक है। एक डेक में कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड में से फेस कार्ड हैं अगर 12 और नॉन फेस कार्ड हैं कितने बचेंगे, फिर अगर 12 फेस वाले हैं तो नॉन फेस कितने बचेंगे, 40 बचेंगे जो नॉन फेस होंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब इन दोनों में से पहले कोई एक उठाओगे फिर बाद में दूसरा, लेकिन क्या लिखा हुआ सवाल में, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एट अ टाइम भी 2 कार्ड उठा लिए जा सकते हैं, ठीक है, पुराना कार्ड रखने की ज़रूरत ही नहीं है। पिछले सवाल में क्या था कि पुरानी बॉल पहले वापस रखो बास्केट में फिर नई बॉल उठाओ, इसमें ये झंझट नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब एट अ टाइम, ठीक है। तो पहले सबसे हम बात करते हैं, अगर तुमने पहला कार्ड जो उठाया तुमने 12 फेस में से उठा लिया, तो अब तुम दूसरा कार्ड कहाँ से उठाओगे, अब तुम दूसरा कार्ड उठाओगे 52 में से एक कार्ड तुम्हारे हाथ में बच गए, 51 कार्ड्स, ठीक है, 51 में से फेस भी होगा नॉन फेस भी होगा, ठीक है, और वो बच्चा जिसने पहला कार्ड नॉन फेस में से उठा लिया, 40 में से कोई एक उठा लिया, तो 40 में से जब एक तुम्हारे हाथ में, तो टोटल 52 कार्ड में से तुमने एक नॉन फेस वाला तुम्हारे हाथ में, रह कितने गए आगे, 51 रह गए, 51 वो कार्ड रह गए जिनमें फेस वाले भी हैं 12 और नॉन फेस वाले भी हैं 39। बात समझ में आई, थोड़ा सा बारीकी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर लेना बेटा, और इनके आउटकम बिल्कुल उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर करके लिखे हैं, क्योंकि देखो पहली बारी दूसरी बारी विद इन सेम डेक हो रही है, ठीक है। तो पहली टर्म और मल्टीप्लाई पर दूसरी टर्म करा दो, तो एफ के तुमने लिख दिए इधर 12 अपॉन 52 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 51 करोगे, आंसर आ जाएगा 132 अपॉन 2652। इसी तरह एफ एन पहला फेज दूसरा नॉन फेज मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों टर्म्स को, तो 480 अपॉन 2652। तीसरे में पहला नॉन फेज और दूसरा फेज कार्ड, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, चौथे में इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, चारों के आउटकम आ गए। और फिर जब तुम इन पार्ट्स को सॉल्व करोगे बड़े आसानी से तुमसे अब ये चीज़ें सॉल्व होने लग जाएंगी, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक बात है इस किस्म के सवालों की, तो वही एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल कहलाते हैं, जो कि मैं क्लास के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, बहुत आसान सा टॉपिक होता है। इसमें एक प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई होती है और दूसरी उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन ए करोगे तो इंटरसेक्शन अपॉन जो बाद में लिखा है वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है ए अपॉन बी वाला, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तो जो बाद में होता है जैसे बी बाद में तो बी अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें तुम्हें करना क्या था, एक सवाल में तुम्हें समझा दूँ। सिंगल 6 साइडेड डाई इज रोल्ड वंस, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डेटा 2 इज रोल्ड। अब देखो आउटकम में पहला आउटकम आ गया 2, बता दिया, इसमें एक प्रोबेबिलिटी आ चुकी है।
गिवन डेट एंड इवन नंबर हैज ऑलरेडी बीन रोल्ड। अब क्या करना है हमें कि द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट 1 से लेकर 6 तक होती हैं, जिनमें से एक 2 पहले ही रोल हो चुका है, एक मेंबर मिल चुका है तुम्हें, इवेंट ए का। इवेंट बी कौन होगा? बी इज़ एन इवेंट दैट एन इवन नंबर इज रोल्ड। अब इवन नंबर कितने होते हैं 1 से लेकर 6 तक? 2, 4 और 6 होते हैं। तादाद कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन द अकेरेंस ऑफ बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, पढ़ते कैसे हैं इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन द अकेरेंस ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या कॉमन प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे पास? कॉमन प्रोबेबिलिटी कि भाई कॉमन मेंबर कितने आ रहे थे? कॉमन मेंबर 2 मेंबर सिर्फ कॉमन आ रहा था, जिसकी तादाद कितनी थी? 1, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तुम्हारे पास थी वो कितनी निकाली है तुमने? 1, 2, 3 मेंबर थे। 3/6 यहाँ से और 1/6 यहाँ से, बल्कि मैं तुम्हें लिख दूँ यहाँ पे पी ए जब तुम निकालोगे ना अलग से, वो आएगी 1 मेंबर अपॉन 6 मेंबरों में से, और पी बी जब तुम निकालोगे वो आएगी 3 मेंबर्स अपॉन 6 मेंबरों में से, ठीक है। तो जब तुम कॉमन, सॉरी पी ये गलत लिख गया हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन मेंबर्स है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, कॉमन मेंबर्स। तो जब कॉमन मेंबर्स तुमने देखे, कॉमन मेंबर 1 से 6 और 2 में कौन कौन कॉमन है? सर सिर्फ 2 कॉमन है, एक ही मेंबर कॉमन है, एक कॉमन है 6 में से। कॉमन की आ गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाली आ गई, जिसमें 3 इवन नंबर आ गए। दोनों को अपॉन में रखो, 1/6 अपॉन 3/6, तो 6 से 6 कैंसिल होगा, आंसर 1/3 निकल आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। आसान सा तरीका होता है, कोई इसमें मुश्किलात नहीं है। अच्छा, बाकी की एग्जांपल्स को अब घर पे आराम से तुम सुकून से इनको एक बार रीड करोगे, तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये सवाल भी ले लो, आसान सा क्वेश्चन है। फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डैट, पार्ट 1 में कह रहा है 1 बॉय एंड 1 गर्ल, डैट द फर्स्ट चाइल्ड इज़ अ बॉय। अब देखो एक प्रोबेबिलिटी इसने दे दी कि पहला बच्चा जो है वो लड़का होगा, ठीक है। अब जब पहला लड़का रखना है तो फिर उस हिसाब से चलना है। और दूसरे केस में कह रहा है 2 गर्ल्स गिवन डैट एटलीस्ट 1 इज़ अ गर्ल, सही है, कम से कम एक गर्ल। जो 4 सैम्पल स्पेसिस थी वो लिख दी, पहला बॉय दूसरा भी बॉय, पहला बॉय दूसरी गर्ल, पहली गर्ल दूसरा बॉय, दोनों गर्ल्स, ठीक है। अब इनमें हमें उन केसेस पे काम करना है जिसमें एक एक बॉय एक एक गर्ल हो। वो केसेस यहाँ पे डिफाइन किए मैं दोनों। दैट ए बी द इवेंट हैविंग 1 बॉय 1 गर्ल, इवेंट ए के मेंबर जिसमें एक बॉय एक गर्ल, और अगले में भी एक गर्ल एक बॉय, ठीक है, एक एक ही हैं दोनों। और बी कौन सा इवेंट है? बी इज़ ए इवेंट ऑफ हैविंग फर्स्ट चाइल्ड इज़ अ बॉय। अब देखो बी वाले इवेंट में दोनों बारियों में पहले कौन रखा हुआ है? बॉय बॉय रखा हुआ है दोनों पे, ठीक है। ये बन गई प्रायोरिटी। अब जब तुमने दोनों इवेंट्स बना दिए, इंटरसेक्शन निकालना है, पहले चेक करो कि सेट ए और सेट बी में कोई कॉमन मेंबर तो नहीं है। हाँ सर, पहला बॉय दूसरी गर्ल दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ये देख लो, ठीक है। जब ये दोनों में कॉमन थे तो कितने मेंबर हो गए? 4 इवेंट्स में से कितने हो गए? 1 हो गया, ठीक है, कॉमन मेंबर का। कॉमन मेंबर के लिए 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी के लिए 2/4। इवेंट बी 2 एलिमेंट पे मुश्तमिल था, 2/4 अपॉन में आ गया, और कॉमन मेंबर कितना आ रहा था? 1 आ रहा था इन 4 में से, 1/4 अपॉन 2/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1/2 आंसर। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो भाई, आज की क्लास को वाइंड अप भी करना है, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ थ्योरम के बारे में बता दूं कि थ्योरम क्या है। थ्योरम बेसिकली रट्टा है, रट्टा, ठीक है। वही फॉर्मूला है जो आज से पहले मैंने सिखाया है तुम्हें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का एक फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस कॉमन मेंबर्स। लेकिन दूसरा फार्मूला क्या होता है जिसमें कॉमन मेंबर माइनस नहीं कराते? क्यों नहीं कराते? वेयर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये एमसीक्यू के लिए बड़ी अहम चीज़ है, और ये अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, कोरोलरी मतलब सिमिलरली, ठीक है, ये अगर पूछ लिया जाए तो तुम्हें एज इट इज़ इसकी वर्डिंग लिखनी है कि पहले प्रोबेबिलिटी दिखाई, फिर उनके बाद उनके मेंबर्स दिखाए, फिर बताया, डिफाइन कर दिया कि मेंबर्स अपॉन टोटल मेंबर्स, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस वाला ही फॉर्मेट बना के लिखना है और आंसर दे देना है, ठीक है। कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, मैंने पहले बता दिया था तुम्हें। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़, अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनका सबका सम 1 होता है। नेगेटिव मतलब मैं किस सेंस में कह रहा हूँ? इवेंट के होने के चांसेस
और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब इवेंट के ना होने के चांसेस। जब इन दोनों को सम करोगे तो टोटल कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और इन दोनों का सम सैम्पल स्पेस भी कहलाता है, ठीक है। 5 + 5 डैश मतलब पहला जो इवेंट हो रहा है वो हो रहा है 0%, मतलब नल हो रहा है। और दूसरा इवेंट जब मैं सैम्पल स्पेस में से 0 वाला इवेंट माइनस करवा दूंगा तो वो इवेंट बच जाएगा जो नहीं हो रहा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ डिफाइन की हुई है कि जब तुम 5 डैश लिख रहे हो, 5 डैश का मतलब टोटल सैम्पल स्पेस में से अगर मैं 5 को माइनस करवा दूँ, 5 की वैल्यू कितनी है, नल वैल्यू है, नल वैल्यू जैसे ही माइनस होगी तो सैम्पल स्पेस तो बचेगा, ठीक है। ये इसका तीसरा थ्योरम था कि P(5) 0 होता है, ये भी MCQ है। और चौथा, इस चीज़ को समझ लो, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ S, ठीक है। और इनमें पता कैसे लगेगा कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। देखो, एक शादी में तुम गए, अब वहाँ जब तुम बैठते हो ना कहीं, तो हमारे कल्चर में एक रिवाज है, हमारे माशरे में एक रिवाज है, वो ये है कि हम बड़ों की तरफ कमर करके नहीं बैठते, बड़ों की तरफ अपना फेस रखते हैं, ठीक है। तो ये जो कमर बन रही है, कमर, ये देख रहे हो, ये जो कर्व बन रहा है, ये कर्व छोटे की तरफ बनता है हमेशा, ये बात याद रख लेना। A छोटा है B से और B छोटा है S, ठीक है। A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ S, ठीक है। तो ये था इसके अंदर लॉजिक। और इसके अंदर मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाई हुई होगी, यस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई होता है, मैट्रिक में तुम सीख कर आए हो, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करी थी। A यूनियन तुम्हें अप्लाई करना है, पहले मेंबर के साथ, फिर दूसरे मेंबर के साथ। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन B, यही लिख दिया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो गया, डेट्स इट, ठीक है। अच्छा भाई, तो अब करना क्या है तुम्हें, अब मैं ले आऊँ आज का टॉपिक बेसिकली, जो कि मुझे शुरू करना है। अच्छा, अब बच्चे ने बोला कि सर ये वाली कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये वाली जो एग्जांपल्स हैं बेटा, इनको एक एक बार रीड करो, इनको एक एक बार लाजमी रीड करो, इन्हें सॉल्व करो। अब तुम्हें बड़ी आसानी से ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये देख लो, ये वही वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन मेंबर्स, मतलब अगर विद इन सेम सिस्टम आप चल रहे हो, प्रोबेबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और अगर अलग अलग चल रहे हो तो ऐड या सब्ट्रैक्ट के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल सब करो तैयारी इनकी, और कॉमन वाले मेंबर का फॉर्मूला देख लो भाई, वही सेम चीज़ें अभी तक रिपीट हो रही हैं जो पहले भी मैं समझा चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। तो अब कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए थी। ये हो गए अब तक के हमारे सारे उधार ख़त्म, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक के चैप्टरों में बेटा कुछ भी नहीं छुड़वाया। अब चलो आज की क्लास अब शुरू हो रही है, ठीक है। वैसे तो 13 मिनट का 12 मिनट का टाइम है मेरे पास, और इंशाल्लाह मैं इसी टाइम के अंदर कोशिश करूँगा एक्सप्लेन कर जाऊँगा तुम्हें पूरा टॉपिक। ये आज मैंने रखी है 3.6 कंप्लीट, बहुत आसान तरीन एक्सरसाइज है और एग्ज़ाम के लिए बड़ी अहम है, तैयारी कर लो। सबसे पहला सवाल था, फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर। तुम्हें आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, तुम्हें आता है कैसे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा है, इक्वल्स टू पहले वेक्टर के तीनों एलिमेंट, लेकिन एक शर्त है, तीनों एलिमेंट I J K वाली सीरीज़ में होने चाहिए, ठीक है। अगर रीअरेंज करने की ज़रूरत हो तो कर लेना, ये नहीं कर देना कि पहले J फिर I फिर K लिखा हुआ है तो तुम एज इट इज नंबर फीड कर दो, गलत हो जाएगा। पहले के मेंबर I J K देखना, 1 2 3 1 2 3, -1 1 और 1 1 1, सारे मेंबर लिख के एक्सपेंड बाय, मर्जी है तुम्हारी, रॉ 1 से कर लो एक्सपेंड। जैसे एक्सपेंड करा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। जो भी आंसर आया वही तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में क्या करना था, पहला वेक्टर यहाँ तक दिया हुआ, दूसरा वेक्टर सिर्फ ये एलिमेंट है, तीसरे वेक्टर में 3 एलिमेंट है। पहले में I J है, K नहीं है, K की जगह में क्या लिखूँगा, 0 लिखूँगा, ठीक है, 1 1 0। दूसरे में I है, J और K नहीं है, 1 0 0। तीसरे में 1 -1 1 1 -1 1, एक्सपेंड कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या समझाऊँ मैं इस चीज़ में, बच्चा परेशान हो रहा है, सर आपने अभी तक लिंक नहीं भेजा। ओ भाई, ये तो देख लो, जो चीज़ें रह गई हैं वो करवाने वाली हैं भी या नहीं, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैं करवाऊँगा, फिर भी सारी चीज़ें करवाऊँगा, तो परेशान नहीं हो। 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट्स हैं, दोनों सेम मेथड पे होंगे,
और इनमें से एक पार्ट मैंने करके भी दिया हुआ है यहाँ पे। पहले वेक्टर को पूरे को फीड किया, जैसे एक्सपेंड करोगे आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 इसका मैं नहीं कर रहा, वो तुम लोग खुद कर लोगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन के बारे में समझ लो होता क्या है, ठीक है। टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन एक पिरामिड होता है, ठीक है। एक साइड, दो साइड, तीसरी साइड इसके पीछे होगी, चौथी साइड इसकी यहाँ पर होगी। 4 साइड से मिलकर एक त्रिकोण बन रहा है, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन। अब देखो अभी तक जो हमने फॉर्मूला सीखा कि पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, तो तीनों वेक्टरों का डिटरमिनेंट ले लिया जाए, वो तो सिंपल वॉल्यूम ऑफ 3 वेक्टर निकालने का तरीका था, ठीक है। फाइंडिंग द वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ 3 रिस्पेक्टिव वेक्टर्स। अब कभी अगर ऐसा केस आ जाए टेट्राहेड्रॉन वाला, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ साइडें बढ़ जाती हैं, 4 साइडें होती हैं, 4 वर्टाइसेस आ जाते हैं, ठीक है। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी। अब जब 4 कोने आ गए तो इसका वॉल्यूम का एक खास फॉर्मूला होता है, v इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी। अब ये तीनों क्या हैं, ये तीनों पोजीशन वेक्टर हैं। पोजीशन वेक्टर मैंने क्लास में समझाया था, कोई तुमसे एड्रेस पूछता है तो तुम हाथ का इशारा करके बोलते हो भाई नीपा जाना, बोलते हो यहाँ चले जाओ, बोलते हैं कि अलासिफ जाना, बोलते हो यहाँ चले जाओ, ठीक है। और आयशा मंदिर जाना है, भाई यहाँ चले जाओ, ठीक है। तो अगर इस किस्म का कोई भी एक्ट होता है जिसमें एक पॉइंट तुम्हारा कॉमन रहे, ये देखना है यहाँ से ए से बी एक वेक्टर उठा, ए से सी ये दूसरा वेक्टर उठा, ए से ही डी तक ये तीसरा वेक्टर उठा, ये तीनों पोजीशन वेक्टर थे। पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, अगर वेक्टर ए बी निकाल लो तो बी माइनस ए होगा, ए सी निकाल लो सी माइनस ए कर लो, ए डी निकाल लो तो डी माइनस ए कर लो, आ जाएगा। पिरामिड 4 ट्रायंगुलर प्लेन्स के ऊपर डिपेंड करता है, 4 प्लेन होते हैं ट्रायंगल वाले, ठीक है। अच्छा सवाल को कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारी किताब का। पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स। वर्टेक्स कहते हैं कोने को, किनारे को। ए बी सी डी एक टेट्राहेड्रल के 4 वर्टेक्सेस दिए हुए, वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला इस बार 1/6 वाला लिखोगे क्योंकि टेट्राहेड्रल सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है। ए बी निकाल लो, बी माइनस ए करके निकलेगा। बी माइनस ए का मतलब बी के जो पॉइंट थे 329 माइनस ए के पॉइंट 218, जब इनके पॉइंट माइनस कराओगे तो क्या बनेंगे 3 - 2 1, 2 - 1 1, 9 - 8 1, ठीक है। 1 1 1। और अगर इसी को पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखो 1i + 1j + 1k बन जाएगा, और ऊपर कैप लगाते रहना, ठीक है। ए बी निकाल लिया, ए सी निकाल लो सी माइनस ए करके, ए डी निकाल लो डी माइनस ए करके। 1 2 3 तीनों चीज़ें निकाल ली। अब फॉर्मूला लिखो जल्दी से, यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। कौन सा वाला, टेट्राहेड्रॉन वाला, ठीक है। जो कि क्या होता है, v = 1/6 लिख लो, चाहो तो ये लिख लो 6v = डिटरमिनेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। जैसे तुम इन 3 वेक्टरों को एक्सपेंड करोगे तुम्हारा 6v सॉल्व होते 2/3 यूनिट क्यूब में आंसर दे देगा। वॉल्यूम है तो यूनिट क्यूब लिखा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर मिलीमीटर दे देता तो हम मिलीमीटर क्यूब लिख देते या सेंटीमीटर क्यूब लिख देते, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। अब चल लेते हैं अगले सवालों को ले आते हैं। कोप्लेनर होता क्या है भाई, वेक्टर्स ऑफ सेम प्लेन को कहते हैं कोप्लेनर, ठीक है। कोप्लेनर के लिए व्हेन एवर द वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मस्ट बी 0, ठीक है। अगर 3 वेक्टर आपस में कोप्लेनर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उन तीनों वेक्टरों का, उसका आंसर 0 आएगा। और उसे और क्या बोलते हैं, v = 0 हो जाएगा इन शॉर्ट। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ, 3 वेक्टर थे, तीनों वेक्टरों का डिटरमिनेंट ले लो और वॉल्यूम निकाल के देख लो कितना होगा, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हमने हेडिंग लगाई और तीनों वेक्टरों के एलिमेंट लिखे, एक्सपेंड किया, पता लगा सर वाकई में वॉल्यूम 0 आ गया इसका, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास 0 आया और वॉल्यूम 0 आ गया। अगर वॉल्यूम 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है, हैंस वेक्टर्स आर कोप्लेनर। बात समझ आ गई, ठीक है। छठा सवाल भी देख लो भाई। छठे सवाल में क्या है, लैम्डा मालूम करके देना है, कब कि जब 3 वेक्टर कोप्लेनर हो, मतलब वॉल्यूम 0 होगा। अब इन दोनों सवालों में फ़र्क क्या था वो समझ लेना, मामूली सा फ़र्क है। एक के अंदर हमने v की वैल्यू निकाली जो कि 0 आई, और दूसरे के अंदर हमने v की वैल्यू रखी 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें लैम्डा मालूम करना है, यहाँ हमें लैम्डा मालूम नहीं करना था, यहाँ ये देखना था कि वॉल्यूम वाकई में 0 आ भी रहा है या नहीं। अगर 0 आएगा तो कोप्लेनर हो जाएगा, और यहाँ हमें पहले से पता है
कि वेक्टर को प्लेनर है, तो जल्दी से पहले v0 रखना है और डिटरमिनेंट की हेडिंग लगाई, तीनों वेक्टरों के मेंबर लिख के इक्वल्स टू 0 रख दिया और लैम्डा को यहाँ से सॉल्व कर लिया, एक्सपेंड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फ़र्क था इन दोनों सवालों में। आज का आखिरी सवाल, शो डैट पहला दूसरा तीसरा वेक्टर आर नॉट कोप्लेनर। अब जब नॉट कोप्लेनर हो जाए फिर क्या होगा, मतलब वॉल्यूम ज़ीरो नहीं आएगा भाई। ठीक है, जब तुमने तीनों वेक्टरों को रखा, एक्सपेंड किया, वॉल्यूम निकाला, पता लगा वो 3 आ गया, एंड वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर, दैट्स इट। यहाँ तक आंसर था। क्लास यहाँ पर एंड है मेरी। अब ज़रा कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सुन लो। मैंने GT2 क्या बनाया है, कैसे बनाया है, पेपर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, इन GT2 एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट विद एग्जांपल्स आ रही है। ठीक है, 3.6 मैंने पूरी करवा दी, 7 के 7 सवाल। इनमें से कोई भी एक सवाल तुम्हें या 2 सवाल देखने को मिल जाएंगे, एक चाहे तो एग्जाम्पल में से और एक किस में से, इसमें क्या है, एक्सरसाइज में से। ठीक है, अच्छा 2 MCQ रखे हैं वेक्टर में से, इसीलिए वेक्टर के भी MCQ के आंसर लिखवा दिए तुम्हें। एक MCQ रखा है लीनियर प्रोग्रामिंग में से, इसीलिए आंसर लिखवाएं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें 3.1 से लेके 3.5 में पूरी तुम्हें सॉल्व करवा दूंगा कंप्लीट। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, ये क्लास भी देख लो 1 घंटे से पहले एंड हो रही है। इंशाल्लाह अगली दोनों क्लासेस भी बहुत कम टाइम पे एंड हो जाएंगी। 3.1 से 3.5 अगले लेक्चर में सुनने को मिल जाएगा, और लास्ट लेक्चर जो तुम्हें मिल जाएगा वीडियो लिंक, वो मिल जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है, तो बस ये 2 लेक्चर हैं, ये इंशाल्लाह तुम्हारे पेपर से पहले मैं तुम्हें लाजमी सिखा दूंगा, तो टेंशन नहीं लो, परेशान नहीं हो। आज तक की क्लास के अंदर मैंने GT तक की तुम्हारी भरपूर तैयारी करवा दी है। ठीक है, कि अब तुम दुनिया जहान में कहीं भी जाके प्रीलियम दे दो, टेस्ट दे दो, ग्रैंड टेस्ट दे दो, तब तुमसे सारे सवाल हो जाएंगे 100 में से 100 वाला पेपर मैंने तुम्हें समझा दिया है आज। ठीक है, तो थैंक यू बेटा। अब हो गई है क्लास आज हमारी यहाँ पर ओवर। लेक्चर मैं जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे नेट चल जाए, बाकी वरना यह है कि भाई संडे शाम तक तो मिल ही जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, थैंक यू बेटा।